और जिस तरह से एग्रेसिव होकर ईरान युद्ध लड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बैक फुट पे आज अमेरिका दिखाई दे रहा है और अमेरिका लग रहा है कि फंस गया। जैसे उसको बताया कुछ और गया था और वो चीज निकली कुछ और। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या ईरान ने जंग जीत ली है? क्या इजराइल ने अमेरिका को बुरी तरीके से फंसा दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है? जेडी वेंस ने जो कॉल किया है नेतन्याहू को, उसमें क्या बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्या मायने हैं? तमाम जगह चर्चा का विषय बना हुआ है ये मिडिल ईस्ट का युद्ध। क्या परिस्थिति है, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी जी। सर, मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और ये जंग अब अमेरिका पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडी वेंस तो नेतन्याहू को फोन कॉल कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और फटकार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जो कहा था वैसा तो है नहीं कुछ। आप तो 2-4 दिन में पूरा युद्ध खत्म कर देना चाह रहे थे, आप तो वहां तख्ता पलट कर देना चाह रहे थे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आपने जो अनुमान लगाया वो पूरी तरीके से निराधार था। और हम कहीं ना कहीं अब 28वें दिन में चूंकि आ चुके हैं, तो अब ये जंग जो है किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और ये जो फोन कॉल हुई है इसके क्या मायने समझे जाए सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को बहुत हल्के में लिया और बहुत जल्दबाजी में इन्होंने युद्ध को छेड़ दिया है, जो अब इनके गले की हड्डी बन चुका है। आपको याद होगा, करीब एक साल पहले भी इसी तरह की परिस्थितियां हुई थी और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। अब बड़ा नुकसान उसमें ईरान का हुआ था। तो ईरान को मालूम था कि हमारे ऊपर जल्द ही दोबारा हमला होगा। और आप याद कीजिए, जिस दिन ये हमला ईरान के ऊपर हुआ इस बार, उसके 2 दिन बाद ये था कि एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उसमें कहीं ना कहीं ईरान समझौते को तैयार था। लेकिन उसके बावजूद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका को यह विश्वास दिला दिया था कि जिस प्रकार से वेनेजुएला को आपने जेब में रख लिया है, उसके शीर्ष नेतृत्व को आपने उठवा के जेल में डाल दिया है, यहाँ भी इजराइल यहाँ भी ऐसा ही कर लेगा ईरान में। और यहाँ पे भी हम इस तरह की चीजें करके और खामनेई को पहले दिन निपटा कर वहां पे जो है लोग सड़कों पे उतर जाएंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये कहानी घड़ी गई थी। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इंटरनली ईरान सब चीजों के लिए तैयार है और वो जानता है कि हमारे साथ इस तरह का धोखा होगा। अब आप ये देखिए कि डे वन से जो लड़ाई ईरान लड़ रहा है वो उसके गले में डाली गई है, उसकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। हम्म। और जब लड़ाई पल्ले पड़ गई है तो उस लड़ाई को वो भुगतने को तैयार है। और आज तक अगर हम आकलन करें, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं ईरान का हुआ है। और उसमें निर्दोष लोगों की भी, बहुत लोगों की मौत हुई है। आप देखेंगे कि स्कूल पे, लड़कियों के स्कूल पे हमला किया गया, 250 के लगभग बालिकाएं मारी गई। इसके अलावा अस्पतालों पे और दूसरे संस्थानों पे भी हमला हुआ। एक हमला आपने देखा कि हमारे यहाँ जो युद्धपोत आया था एक ट्रेनिंग प्रदर्शन के लिए, उसके निहत्थे सैनिकों पे हमला किया गया और वो जहाज डुबा दिया गया और उसमें भी लगभग 100 से 125 सैनिक मरने की खबरें आई हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें देखते हुए बड़ी आलोचना दुनिया में अमेरिका की और इजराइल की हो रही है। और जिस तरह से एग्रेसिव होकर ईरान चुनाव, ये इलेक्शन, सॉरी, युद्ध लड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बैक फुट पे आज अमेरिका दिखाई दे रहा है और अमेरिका लग रहा है कि फंस गया। जैसे उसको बताया कुछ और गया था और वो चीज निकली कुछ और। अब आपने देखा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने पहले धमकी दी और 48 घंटे का सीज फायर किया। तो ईरान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था ये कुछ नहीं है, बंदर भभकी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलिए सीज फायर को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। कल 5 दिन भी खत्म हो गए, अब इन्होंने 10 दिन बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या करें? ये तो वो वाली बात हो गई कि आप कहते रहिए कुछ कुछ और भैया हम जो है आक्रमण करते रहेंगे। बोला नहीं, इस बार करो, हम फिर तुम्हें देख लेंगे। तो अब बैकफुट पे अमेरिका है और अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका में भी चुनाव है, अंदर से विरोध हो रहे हैं।
और नुकसान बहुत ज्यादा अमेरिका का हो गया है। अमेरिका जो तैयारी जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि वो अपने 10,000 सैनिक या ईरान भेजेगा या जहां उसके बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में वहां भेजेगा, तो ईरान ने धमकी दी है कि हम एक एक सैनिक को मारेंगे, और उन्होंने कुछ सैनिक मारे भी हैं, कुछ सैनिक घायल भी हैं अमेरिका के, भले ही अमेरिका कितना भी छुपाता रहे। तो इसमें अमेरिका कहीं ना कहीं घिर गया है, और वो इससे किसी तरह से अपनी इज्जत बचाते हुए बाहर आना चाहता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता भी ईरान उसके लिए नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में जो विश्वास इजराइल ने अमेरिका को दिलाया था, अब ये लगने लगा है कि आपस में ही मामला तू तू मैं पे आ गया है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल और कुछ नेशनल के अखबारों में खबरें छपी हैं, और उसमें कहा है कि जो अमेरिका के प्रधानमंत्री जेडी वेंस हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति। इजराइल के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सॉरी जी, इजराइल के नेतन्याहू से बात की है और उनको कहा है कि भाई आपने हमें फंसा दिया है, और आपने कहा कुछ और था, निकला कुछ और है। और एक हिसाब से तो कहते हैं कि उनको डांट लगाई है। अब डांट लगाई है कि नहीं लगाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन बात कहीं ना कहीं हुई है। और हम ये देख भी रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से इजराइल कुछ बोल नहीं रहा है, इजराइल चुप है, इजराइल का कुछ पता नहीं है। सिर्फ बयान आ रहे हैं अमेरिका के, और उनके जवाब आ रहे हैं ईरान से। इजराइल गायब दिखाई दे रहा है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच में भी मतभेद बढ़े हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमें आपकी वजह से नुकसान हुआ है। और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल की ये चाल थी, क्योंकि इजराइल युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। इजराइल चाहता है कि जिस प्रकार से गाजा में उनका चल रहा था, जिस प्रकार से बाकी जगहों पे उनका चल रहा था, इसी तरह से अगर ईरान लंबे समय तक युद्ध झेलता है तो ईरान को कमजोर किया जा सकता है। और वो बाहर से बाहर ही अगर अमेरिका निपटता रहता है ईरान से, तो इजराइल को फायदा होगा, और इजराइल का कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा। ये रणनीति मुझे लग रही है कहीं ना कहीं इजराइल की है। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल के कहने पे चलता रहेगा, और कब तक चलेगा? उसको अपना नफा नुकसान दिखाई नहीं देता है क्या? तो सीधा सीधा अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि अमेरिका बुरी तरह फंस गया है, और अब उसको बाहर निकलने का कोई भी बहाना नजर नहीं आ रहा है। जी। अच्छा, अब क्या एक नई कहानी भी बन रही है क्या कि ट्रम्प एक तरफ जो है एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जेडी वेंट्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो कहा था हम आपसे सहमत नहीं है। मतलब अमेरिका की एक दूसरी छवि भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। क्योंकि ट्रम्प तो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हम मार गिराएंगे, हम कब्जा कर लेंगे। मतलब उनका जो रुख है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जेडी वेंट्स दूसरा एक पहलू लेकर आए हैं, दूसरा एक चेहरा अमेरिका का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इजराइल के साथ में नहीं है, इजराइल ने जो कहा हमको धोखा दिया और हम कहीं ना कहीं बरगलाए गए, इसी वजह से ये युद्ध हुआ है और इसमें हम पीछे हट रहे हैं। या फिर ये जो फोन कॉल है इसके जरिए कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाने की भी परिस्थिति बन रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, हमारा स्वागत सत्कार किया, उसके अगले दिन जो है, क्योंकि ईरान को लग नहीं रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, तमाम जो है चीजें हो रही हैं, युद्ध हो जाएगा, हम पर हमला हो जाएगा, लेकिन उसी का फायदा उठाकर ईरान पर युद्ध कर दिया गया, हमला कर दिया गया। अब जो है ये दिखाकर कि हम इजराइल से नाराज हैं, कोई नया प्लान तो नहीं बन रहा है अंदर खाने, क्योंकि ट्रंप तो जो है सैनिक उतारने की बातें कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसी हिम्मत इजराइल की या अमेरिका की बची है कि वो इस तरह की कोई बड़ी हमले की रणनीति तय करेंगे। कुछ बचा नहीं है। देखिए ईरान के पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है। ईरान को जितना खोना था, जितना नुकसान ईरान का होना था, वो हो चुका, और ईरान मरने मारने पे अब बेताब है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो आप उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, अमेरिकन उपराष्ट्रपति जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका में भी नीचे से विरोध के सुर उठ रहे हैं। और अमेरिका में भी चुनाव चल रहे हैं, कुछ जगह पे चुनाव चल रहे हैं, कुछ जगह पे चुनाव आने वाले समय में होने हैं। तो इससे कहीं ना कहीं खतरा उनकी पार्टी को नजर आ रहा है, और उनको आ रहा है कि अगर यही परिस्थिति रही तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। तो और ये जेडी देखते वेंस हुए जो है अगले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार भी हैं।
जी, इसीलिए इसीलिए उनको भी लगता है कि अगर मैं ट्रंप के पीछे बैठा रहा और ट्रंप की हाँ में हाँ करता रहा, तो मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, मुझे एक अलग लाइन लेके चलना होगा। तो इसीलिए ये इंटरनल मैटर है अमेरिका का, और वो जो वेंस साहब हैं, वो अपना अलग एक रास्ता बनाते हुए राष्ट्रपति चुनाव की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगला मैं तभी बन सकता हूँ अगर इस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से सारी चीजें हुई हैं, उससे ट्रंप की खींचालेदर देश में बहुत ज्यादा हुई है। ऐसे में ये आसानी से राष्ट्रपति बन जाएंगे, आसानी से बहुमत इनको मिल जाएगा, मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन अभी बहुत कुछ कह देना, उसमें कुछ जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा निर्णय आया नहीं है, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर है इसमें। लेकिन एक कोशिश जेडी वेंस कर रहे हैं, मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूँ। जी। हम्म। अच्छा, जब चीजें उस तरफ जा रही हैं जहां पर अमेरिका थोड़ा अपना पैर पीछे, कदम पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पर जो हालात बने हुए हैं तेल को लेकर, गैस को लेकर, इन मामलों में जो है कुछ सुधार आने की भी संभावना है? क्योंकि अमेरिका अगर सीधे तौर पर इस युद्ध से पीछे हट जाता है तो फिर ईरान की एक तरह से जो है जीत का ही अनाउंसमेंट हो जाएगा, और ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर जो है एक असर डालेगा, छाप डालेगा, और जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उनमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, अभी ये मामला बहुत ही टाइट चल रहा है, और इतनी जल्दी कोई सुधार होगा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आपको देखना होगा कि अभी पुतिन का बयान आया है कि अब वो किसी को तेल नहीं बेचेगा। अगर वो किसी को तेल नहीं बेचेगा, शायद उन्होंने 1 अप्रैल या 31 अप्रैल के बाद की, और डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है, कि उसके बाद हम किसी को तेल नहीं बेचेगा। रसिया सिर्फ अपने लिए यूज करेगा तेल, बाहर के देशों को नहीं बेचेगा। तो हमें बाकी चिंता छोड़ के भारत की चिंता करनी चाहिए कि भारत तेल कहां से लेगा। अभी तक तो अमेरिका ने उसको कह दिया था कि आप 1 महीना जो है रसिया से तेल ले लीजिए। हम तेल ले रहे थे, हमारा काम चल रहा था। तो इधर हॉर्मुज बंद है, उधर रशिया ने तेल देना बंद कर देना है। तो फिर भारत में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी? देखिए, ये युद्ध अभी चल रहा है। अगर युद्ध समाप्त भी हो जाता है, तो युद्ध समाप्त होने में, सामान्य परिस्थिति बनने में 6 से 8 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज युद्ध शुरू हो गया तो कल से तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जो तेल के कुएं हैं, जो रिफाइनरी हैं, बाकी चीजें हैं, उनकी मेंटेनेंस होगी। लोग भाग गए हैं, उनको ठीक किया जाएगा, चालू किया जाएगा। जो नुकसान है, जो डैमेज हुआ है, उसको ठीक किया जाएगा। उसमें महीनों का समय लगता है। तो भारत कहाँ खड़ा है इन परिस्थितियों में, ये देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जिस प्रकार से डॉलर लगातार बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, उसमें तो बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए ही हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अगर आप 1 रुपये का भी देखेंगे, अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, और हमारा तो उसमें ही बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम कैसे उन चीजों की भरपाई करेंगे, कैसे हम तेल लेंगे? देखिए, भारत में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, मुझे तो लगता है कि देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। अभी अभी वोटिंग शुरू होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि जिस दिन वोटिंग का आखिरी दिन होगा, 5 बजे, 5:30 बजे घोषणा हो जाएगी कि तेल के दाम बहुत अधिक बढ़ा दिए गए हैं। अभी एक शगुफा दिया गया है कि हमने 10 रुपए की सब्सिडी कम कर दी है लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, अरे वो 10 रुपए की सब्सिडी से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? वो तो कंपनियों को मिली है। कंपनी का कहना है कि हमें 30 रुपए पर लीटर नुकसान हो रहा है। तो सरकार को कंपनी की भरपाई करनी, कंपनियों की चिंता सरकार को है। सरकार को जनता की चिंता नहीं थी जब कंपनी लूट रही थी पिछले कई सालों से। तो सरकार ने ये नहीं कहा भाई आपकी लूट चल रही है तो इस लूट में का कुछ हिस्सा जनता को भी दो, और पेट्रोल के, डीजल के दाम कुछ कम करो, तब सरकार ने नहीं कहा। लेकिन जैसे ही कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो गया, सरकार की आंखें खुल गई, सरकार सजग हो गई, और तुरंत जो है 10 रुपए की सब्सिडी उन्होंने खत्म कर दी, कम कर दी। अब जैसे ही चुनाव का रिजल्ट, मतलब चुनाव की 5 बजेंगे वोटिंग के, तो सरकार की चिंता फिर जाग जाएगी, और कंपनियों को राहत देने के लिए मुझे लगता है कि 20 रुपए का जो है बढ़ोतरी होगी, और 30 रुपए कंपनी का प्रॉफिट ठीक हो जाएगा जो नुकसान उसको हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है देश में, तो आम आदमी के ऊपर तो 30 रुपए का बोझ आ गया फ्री फंड में। और उसके बाद ये होगा देखने के लिए कि कब तक होगा, कब तक चलेगा।
इंटरनेशनल स्तर पे कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे, जैसे लोग कह रहे हैं कि $200 पर बैरल तक जा सकता है। अगर $200 पर बैरल तक जा सकता है तो यहाँ पे तो फिर उस हिसाब से ₹200 क्रॉस कर जाएगा पेट्रोल। तो देश में क्या हालात बनेंगे? और अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो उत्पाद हैं, उसके दाम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी या हो रही है तो निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि जहां से भी हम खरीदेंगे, जहां भी हम करेंगे, हमें पैसा ज्यादा देना होगा, और वो पैसा ज्यादा देना होगा तो रेट बढ़ने निश्चित है। कंपनियां भी बहुत देर तक तो नुकसान में बेच नहीं सकती ना, तो इसलिए तो वो आम आदमी के ऊपर ही बोझ आएगा, और आम आदमी महंगाई से त्राहिमाम होगा। तो उसके लिए जनता को मुझे लग रहा है तैयार होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, उसकी क्या रणनीति है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत की क्या तैयारियां हैं, भारत वो बुरे वक्त के लिए किस प्रकार से तैयार है, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। हम तो लगता है किसी भी स्तर पे ऐसे ऐसे बयानात दे देते हैं कि आज देखिए जिस प्रकार से एक रुतबा बढ़ा है पाकिस्तान का, जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादियों की आरामगाह बताते थे, आज उसको जो है मध्यस्थता करने का मौका मिला है। और अगले महीने जो है चाइना जा रहे हैं जनाब मुनीर साहब, तो चाइना की गोद में भी बैठे हैं और अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता भी करवा रहे हैं। तो हमसे तो आगे कहीं इसमें पाकिस्तान ही निकल गया। भारत कहाँ खड़ा है? भारत के पास इतना स्वर्णिम अवसर था कि वो मध्यस्थ के रूप में खड़ा हो सकता था, और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में बैठ के वो चौधरी बन के फैसला कर सकता था। वो चौधराट का मौका हमने खो दिया है, और हम कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं बनना है। तो इस तरह के बचकाने बयान हमारे जो है जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज नेतागिरी कर रहे हैं, वो देते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दूसरा रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। 28 दिन हो चुके हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। जेडी वेंस की बातचीत हुई है नेतन्याहू के साथ, और इस बातचीत के बाद सियासत भी गर्म है, तमाम जगह इसको लेकर बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।